वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग पब्लिक। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे सीरीज़ का आखिरी वनडे आज सेंचुरियन साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। 1 बजे मैच का आगाज़ हो जाएगा और दो जो पहले वनडे हुए हैं उनमें से मैच जो है वो 1-1 से बराबर रहा है। हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट और स्पोर्ट्स एंकर इरफान ज़हीर मौजूद है। इरफान, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। आज का मैच आप कैसा देख रहे हैं, क्योंकि जनूबी अफ्रीका के भी 5 प्लेयर्स मौजूद नहीं हैं और ऑलराउंडर जो पाकिस्तान के हैं शादाब खान, वो भी इंजरी के बाइस मैच का हिस्सा नहीं होंगे। बिल्कुल, पहले हम पाकिस्तानी टीम की बात कर लें तो शादाब का जैसे पता चला कि पाँव में फ्रैक्चर है और उनको 4 वीक्स के लिए रेस्ट के लिए कह दिया गया और रिहैब के लिए जाएंगे। अब उसके अलावा बैटिंग हमारी सफ़र है बेसिकली। चलें, वो उसमें उस्मान कादर मेरा ख्याल है जो शादाब की फॉर्म थी उसके लिहाज से देखा जाए तो पहले ही हम बात कर रहे थे कि उस्मान कादर को खेलना चाहिए कि उन्होंने पीछे रिसेंटली अच्छी बॉलिंग की है। साथ अगर बैटिंग की बात करें तो आसिफ अली नहीं चल रहे, साथ हमने देखा कि जैसे दोनों मैचेस में दानिश भी नहीं चले, तो वो उसमें दोनों की रिप्लेसमेंट तो बनती है। हैदर अली, जिसको आपने कुछ अर्सा पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेंसेशन है, सबसे बड़ी कमोडिटी बन गए हैं, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि इनको टेस्ट मैचेस भी खिलाने चाहिए। आउट ऑफ द वे आपने उनको ओडीआई में रखा, हफीज़ को कंप्रोमाइज़ किया कि हफीज़ की बजाय कि इसी को कंटिन्यू करते हैं कि ये हमारा नया स्टार है, नया लड़का है, इसको लेके चलेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली आपने दोनों मैचेस में चांस नहीं दिया और दानिश को प्रेफरेंस दे दी। तो अब ओबियसली ये खेलेंगे, मेरा ख्याल है खिलाना चाहिए, मस्त खिलाना चाहिए। तीसरा नंबर आसिफ अली की जगह पे अब वो आ रहा है कि या तो सरफराज खेलेंगे और या फिर वो देखना पड़ेगा कि नवाज खेलेंगे, क्योंकि इसमें बड़ी एक बात है जो हम पहले ब्रेक में भी बात कर रहे थे, दोनों सूरतों में यानी अगर सरफराज को खिलाते हैं तो बॉलिंग थोड़ी सी कमज़ोर होती है और अगर नवाज को खिलाते हैं तो बैटिंग थोड़ी सी कमज़ोर होती है। तो मतलब ये बड़ा मुश्किल फैसला मैं वैसे पर्सनली देखूं तो नवाज की इस रीज़न से बनती है क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात की कि आपके पास छठा बॉलर आ जाता है, बिकॉज इन यू नेवर नो कि कभी भी T20 या ओडीआई में किसी भी 5वें बॉलर की पिटाई हो सकती है। जब उसको मार पड़ती है तो आपके पास ऐसा कंफर्ट जोन होता है कि आप किसी छठे बॉलर को यूज़ करके, और नवाज आपको पता है कि जिस तरह का उसने अच्छी बॉलिंग की और उसके साथ साथ उसका एक और एडवांटेज भी था कि वो बैटिंग भी पूरी कर लेता है और लेट मिडल ऑर्डर के अंदर आके वो अच्छी हिटिंग भी कर लेता है। तो अगर आप पाकिस्तान को फिनिशर के तौर पे भी वो यूज़ कर सकते हैं तो उसको एडवांटेज सरफराज की निस्बत ज़्यादा। बट अगर हम देखें तो ये 2 मैचेस हुए हैं, उसमें हमने एक चीज़ देखी कि फील्डिंग जो है बहुत अच्छी, हमारे जितने भी खिलाड़ी उन्होंने की अच्छी फील्डिंग की है। लेकिन अगर हम इसके हवाले से मिडल ऑर्डर के हवाले से बात करें तो बैट्समैन हमारे काफ़ी नाकाम नज़र आ रहे हैं। एक तो आज के मैच के हवाले से ये बताएगा कि एक तो 5 खिलाड़ी भी नहीं है जिसमें बड़े बड़े नाम है, डेविड मेलर है, डिकॉक है, दीगर जो खिलाड़ी आईपीएल खेलने के लिए जा रहे हैं। तो आज के इस मैच के हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की गिरफ्त इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि मजबूत नज़र आएगी, लेकिन मिडल ऑर्डर पे काफ़ी हमें मायूसी नज़र आ रही है। उस पर क्या करना होगा, क्या कौन सा खिलाड़ी, क्योंकि इस वक्त दानिश और आसिफ की आपने जिस तरह बात की तो उनको तो चेंज होना चाहिए क्योंकि उनकी कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो है। साउथ अफ्रीका टीम की पहले बात करें तो 5 बड़े नाम उनके चले गए हैं। सबसे बड़ा उनको पहले बॉलिंग में हिट पड़ेगी, रबाडा चले गए, निगेटी चले गए, नोकिया से हम समझते हैं लेकिन वो नोकिया है, वो कह रहे हैं सबसे फॉर्म में वही था। जी, और मेरा ख्याल है कि वो फ्यूचर स्टार है, एक दुनिया देखेगी उनको कि जिस तरह की उन्होंने दोनों मैचेस में बॉलिंग की और जैसे पाकिस्तान आके भी उन्होंने बॉलिंग की और जिस तरह की वो खासतौर पर लेंथ बॉल करते हैं, ठीक है, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है और एक ही कंटिन्यूसली एक ही मैरिट पे वो बॉल करते हैं। ये किसी भी फास्ट बॉलर के लिए बहुत बड़ी चीज़ है और पेस के साथ साथ उनके बॉल जो है वो स्विंग भी करती है। तो ये एक उनको बॉलिंग में पहले बहुत बड़ा झटका है। फिर उसके अलावा बैटिंग के अंदर भी 2 बड़े नाम है, एक उनका ओपनर है डिकॉक और फिर मिलर है, मिलर फिलिस्टर है। जी, जिस तरह उन्होंने दोनों एक मैचेस के अंदर खेला, एक में जो उन्होंने 27 बॉल पे 50 की और पाकिस्तान में भी आपको मैच याद होगा जिस तरह की उन्होंने 80 ऑड की इनिंग्स खेली, तो वो एक बहुत बड़ा फिनिशर के रोल के तौर पे आते हैं वो, तो ओबियसली उनका बैलेंस आउट होगा। बट साउथ अफ्रीका के जो नए लड़के उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे आए हैं वो भी डोमेस्टिक में परफॉर्मर आए हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर, बट ओबियसली डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का एक जो डिफरेंस तो होता ही है और जो प्रेशर गेम भी डिफरेंट होती है। तो ये सारी करंट सिनेरियो को देखते हुए पाकिस्तान का पल्ला भारी है और वो लग रहा है कि एडवांटेज पाकिस्तान की तरफ जाता है। अब ये देखना पड़ेगा, लास्ट चीज़ एक ये है कि टॉस कौन जीतता है। दोनों टीमों को मेरा ख्याल है जो भी नजर आ रहा है कि वो चेस की तरफ अब शायद जाए। पाकिस्तान को टॉस जीतकर पहले क्या करना चाहिए, बैटिंग बॉलिंग? मेरा ख्याल है वो चेस की तरफ जाएंगे। लास्ट टाइम बहुत बड़ा स्कोर करवा भी लिया पाकिस्तान ने, डिस्पाइट ऑफ इट फिर भी हमें एडवांटेज ये हुआ कि फ़खर ने एक ऐसी इनिंग्स खेल दी कि शायद हमने हिस्ट्री में शायद ना देखी हो किसी भी बैट्समैन की चेस करते हुए। वो थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं कि उस पर भी कंट्रोवर्सी। अच्छा, उस पे वो जो 193 रन्स बनाकर रन आउट हो गए तो उनका जो आउट होना है वो अभी तक बहस हो रही है उस पे। ये सारे सिनेरियो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमें नजर आया वो मैच रेफरी का नजर आया।
मैच रेफरी का और क्या पर्पस होता है, उसके अलावा इसका कोई पर्पस नहीं होता। उससे पहले अगर हम सिनेरियो की बात करें, जब बॉल आपने देखा होगा बुमा की तरफ से वो कैच ड्रॉप हुआ तो उनकी कैप के ऊपर बॉल लगी, 5 रन वो देने चाहिए थे, वो नहीं दिए गए। उसके बाद इरफान, आप नहीं समझते हैं कि पीसीबी की जानिब से कम शिकायत जो है रिटर्न होनी चाहिए थी, वर्बली नहीं होनी चाहिए थी? आप 100% ठीक कह रहे हैं, अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है, हमने कभी भी देखा है कि ऐसा कोई भी सिनेरियो हुआ है तो पाकिस्तान की तरफ से, आईसीसी की तरफ से, पाकिस्तान मैनेजमेंट की तरफ से कभी प्रोटेस्ट नहीं किया गया, कभी अपील नहीं की गई। उसकी रीज़न यही है कि वो हमें सफर रहे हैं। आपने देखा हमारे बॉलर्स पे बैन हमेशा होता है, हमारे पे एलिगेशन लगती है। सरफराज का इंसिडेंट हम सबको याद है, लास्ट जब सीरीज पे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका गया था, उन्होंने जो नस्ली तौसब के ऊपर उनके ऊपर बैन हो गया था 2 मैचेस के ऊपर, वो हम सबको याद है। इवन दो कि वो उन्होंने अपील नहीं भी की थी तो मैच रेफरी जो था वो इंटरवीन कर गए उस मामले के अंदर। तो ये सारी चीज़ें देखने की चीज़ें हैं। वो डिकॉक की तरफ से बड़ा एक इतना सीजन प्लेयर होने के बावजूद इतनी पैथेटिक हरकत, उसे कहना चाहिए कि आप उस पर लॉ है, बाकायदा आईसीसी का लॉ है कि अगर आप कोई भी प्लेयर चीट करता है, मुझे याद आ रहा था कि 2-3 मैचेस तो मुझे याद है, एक दफ़ा राशिद लतीफ़ को 1-2 मैचेस में बैन हुआ था कि उन्होंने कैच पकड़ा और वो नीचे से ज़मीन से उठाया था, तो मैच रेफरी ने उनको 2 मैचेस पे बैन कर दिया था कि आप कि नहीं कर सकते, कि आप चीट कर रहे हैं, स्पिरिट ऑफ द गेम को चीट कर रहे हैं बेसिकली। तो टिपिकल चीटिंग चीट किया गया। इरफान, हसन अली को क्यों नहीं खिलाया जा रहा? बिल्कुल, इस हवाले से भी काफ़ी डिबेट हुई पहले 2 मैचेस में कि उनको क्यों नहीं खिलाया जा रहा। कुछ मेरी बात भी हुई, उसमें यही मानना था कि उनको जाने से पहले कोविड हो गया था और कोविड की वजह से शायद उनकी बॉडी अभी उस फटीक से बाहर नहीं आ सकी, शायद वो एनर्जी लेवल में कुछ कमी बताई जा रही है, जिसकी वजह से उनको थोड़ा रेस्ट दिया गया कि वो अपनी चीज़ को, क्योंकि हसन अली जैसा प्लेयर वो बाहर नहीं बैठता। और मेरा लास्ट मैच जैसे हम सेकंड देख रहे थे, जब वो फ़खर हिटिंग कर रहे थे तो सबके जहन में एक ही बात आ रही थी कि अगर इन सारे जो टेल के अंदर हसन अली जैसा होता तो वो एक हिटिंग, जैसे तीसरा T20 मैच उसने जिताया था, हम सबको याद है, नवाज के साथ उसने एक आउटस्टैंडिंग हिटिंग करके बड़ा इजीली जिता दिया था मैच, तो उसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह उन्होंने टेस्ट मैचेस जिताए पाकिस्तान को और फिर T20 के अंदर जिस तरह का उन्होंने परफॉर्म किया, तो वो जो एक चैंपियन ट्रॉफी के अंदर एक सेंसेशन के तौर पे वो उभरे और बेस्ट बॉलर थे, और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को विक्ट्री जिताई, मेरा प्योरली मानना है कि इस टाइम अगर पाकिस्तान टीम में कोई सुपरस्टार है बाबर आजम के साथ तो वो हसन अली है। अच्छा, एक बात ये बताओ, मतलब साउथ अफ्रीका की हम जब बात कर रहे थे, साउथ अफ्रीका के 3 की बॉलर जो हैं, एक नहीं, हम सिर्फ अभी नोकिया की बात कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर नगीदी भी नहीं है, या बादा भी नहीं है, ये तीनों नहीं होंगे जी, तो बॉलिंग का उनको बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और हमें उस बॉलिंग से पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना चाहिए। और पाकिस्तान अगर टॉस जीत गया तो चेस भी इसी वजह से करेगा, जो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान सेकंड बैटिंग को प्रेफरेंस करेगा, उसी वजह से करेगा कि उनका जो बॉलिंग जो है पार्ट वो बहुत वीक लिंक है उनका। मतलब एक पिलो कोइयो उनका और एक शम्सी को भी बहुत मार पड़ रही है और पिलो कोइयो जो है वो भी बट ठीक है, बहुत मीडियम पेस बॉलर है, बॉल उनकी को बहुत ज्यादा सीम या स्विंग नहीं करती, तो ऑलराउंडर के तौर पे ट्रीट होता है जी। तो मतलब ये है कि उसकी मौजूदगी में जब अगर 3 नए प्लेयर होंगे, 3 नए बॉलर खेल रहे होंगे जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होंगे, तो पाकिस्तान को चेस करते हुए आसानी होगी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की टीम इस पर ज़रूर कंसिडर कर रही होगी, और अगर लेट्स सपोज हम सेकंड पहले बैटिंग करनी पड़ जाती है, वो टॉस जीतते हैं, तो फिर पाकिस्तान को बहुत बड़ा टोटल लगाना पड़ेगा, बिकॉज उनकी बैटिंग अभी भी ठीक है और दुसन उनके पास है, मैकरम है, क्लेसन है, ये क्लेसन ने अभी तक कोई बहुत बड़ा स्कोर तो लेकिन वो बहुत पावर हिटर के तौर पर माने जाते हैं, तो इस तरह का कि बैटिंग अभी भी उनकी अच्छी है, बॉलिंग उनकी ऑब्वियसली बहुत डेंट कर गई इस चीज़ के बाद। इरफान, अगर T20 की अगर बात करें हम, क्योंकि इसके बाद फिर T20 होने हैं, क्योंकि आज तो हमें ऐसा लगता है कि मामला जो है अल्लाह करे कि जीत हमारी ही हो। T20 में हम देखें तो फ़खर जमान का नाम नहीं था, शामिल नहीं था, लेकिन अब जिस तरह उसने परफॉर्मेंस दी है, तो क्या आपको लगता है कि मजबूर कर दें कि वो जी? एक कभी प्रेस रिलीज के अंदर बात ये डिबेट में आई है कि शायद जो शादाब है उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे इनको कंसिडर किया जाए। दूसरा नाम इमाद का भी आ रहा है, अभी टीम मैनेजमेंट देखती है, क्योंकि इसमें ट्रैवल करना आसान नहीं है ना, बायोस्फीयर बबल का पार्ट बनना वो बहुत मुश्किल है, पहले क्वारंटीन करना पड़ेगा प्लेयर को, पाकिस्तान टेस्टिंग होगी, फिर इधर आएगा, फिर इधर रहना पड़ेगा, तो मेरा ख्याल है जिस तरह की फॉर्म लगी है फ़खर की, तो फ़खर के साथ ही जाएंगे ये। सही। और ये भी बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या सोच है कि सरफराज अहमद को क्यों नहीं खिलाया जा रहा? ये बड़ा डिबेटेबल और बड़ी एक और क्वेश्चन भी बनता चला जा रहा है काफ़ी टाइम से। मेरा मानना ये है कि कोई भी आपका सीनियर प्लेयर जिसने पाकिस्तान को इतना लंबा सर्व किया और कैप्टन रह चुका हो, अगर वो टीम में है तो ही शुड प्ले, अदरवाइज तो उसको खेलना ही नहीं चाहिए, उसको लेके नहीं जाना चाहिए। आपने अगर बेंच पे बैठाना है तो रहेल को आपने 2-3 साल से लेके जा रहे थे, कैरी कर रहे थे,
कि रोहेल नज़ीर हमारी न्यू सेंसेशन बनेगा, ये इमर्जिंग प्लेयर है, आपने उसको कैरी किया, उसे बना रहे हैं। बनाने का टाइम होता ही यही है कि आपका जब नंबर 1 कीपर खेल रहा है उसके साथ सेकंड को रखें, वो साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करे, वही ट्रेनिंग्स करे। सरफराज को अगर कैरी किया था तो उनको मस्ट खिलाना चाहिए। और कुछ मेरे राय के मुताबिक ये कल डिबेट हुई भी है उनकी आपस में कि सरफराज क्योंकि मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा तो सरफराज सीनियर प्रो है, सरफराज एज ए कीपर भी खेलेंगे। और अगर ओबियसली जो रिजवान की बैटिंग फॉर्म चल रही है, रिजवान एज ए बैट्समैन खेलेंगे। तो ये डिबेट एक चल रही है और सबका अब ये मानना ज़रूर है कि अगर सरफराज टीम में तो उसे खिलाना चाहिए, अदरवाइज उनको फिर इनको ये चाहिए कि उनको बजाय रोहेल को साथ कैरी करें। सरफराज को भी मेरे ख्याल में अगर खिलाते भी हैं तब भी मेरा तो अपना ख्याल है कि सरफराज की विकेट कीपिंग के ऊपर हमेशा सवाल उठ जाते हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं है, आप कह रहे हो कि मतलब उसको विकेट कीपर के तौर पर रिजवान ही विकेट कीपर के तौर पर अगर देखा जाए तो रिजवान ने लास्ट मैच में 2 कैचेस छोड़े हैं, 2 छोड़े। सरफराज की ओबियसली रिजवान को हम जैसे देखते हैं तो रिजवान एज ए फील्डर भी बहुत अच्छे हैं। जैसे हमने T20 कप के अंदर उनकी फील्डिंग स्किल्स भी देखी, उन्होंने रनिंग के लिहाज से हम देखते हैं बहुत एथलेटिक है, डाइव शाइव बड़ी लंबी वो मार लेते हैं। तो सरफराज का उनसे कंपैरिजन अगर उस सेंस में किया जाए तो सरफराज उतने एथलेटिक नज़र नहीं आते, बट सरफराज का जो कैचेस को होल्ड करने का जो रेशो है वो रिजवान से ज़्यादा है कि सरफराज सेफ कीपर के तौर पे माने जाते हैं। उतने एथलेटिक नहीं है बट कीपर सेफ है। तो अगर दोनों खेलेंगे तो फिर डेफिनेटली जो है सरफराज एज ए कीपर खेलेंगे। इसमें भी एक शर्त लगा लेते हैं, चलो जी मेरी तुम्हारी 500 रुपए की शर्त। इतनी थोड़ी ना लगाएं, को थोड़ी बड़ी तो लगाएं। अच्छा चले 1000 की होगा कि अगर सरफराज खेला तो विकेट कीपर होगा या नहीं होगा, वो डन होगा, डेफिनेटली होगा। चलो ठीक है। हम चले वो T20 में जब हम सीरीज उस मैच को कवर करेंगे ना तब अपने नाज़रीन को चले वो बताएंगे लाइव जीतेंगे। बाद में मैं कह दूंगा बैटिंग कौन हराम जीता होती है। हम रिटर्न लिखवाते हैं आपसे। जी हरमीत, आपने भी आना है शर्ट में पार्टिसिपेट करना है? हमें बिल्कुल ये शर्त लगेगी तो फिर मैं वहाँ पे आऊँगा। और बड़ी बड़ी शर्त लगाई है आप लोगों ने ना, मसला ये है कि मैं भी वहाँ पे नहीं आ सकता इसके लिए। तुमने शर्त में शर्त डालना। ये बताइएगा इरफान, तुमने शर्त में सारे डालना। बस मैं ऐसे ही डाल लेता हूँ फिर। हाँ अच्छा इरफान, हम पिच की बात करें तो कैसा लग रहा है, क्योंकि यही से हमें जीत पहले ही मैच में प्राप्त हुई, अब आज भी होने जा रहा है, तो कैसे बैटिंग के लिए ही वैसे जानी जाती है यहाँ की का जो मैदान है, तो आपको क्या लगता है कि क्या सेंचुरियन की जो पिच है इसमें पहले 5-10 ओवर थोड़ा बॉल जो है वो सीम और स्विंग करता है, बाद में इसमें बाउंस तो ऑब्वियसली होता है लेकिन वो बैट पे अच्छा बॉल आता है और समहाउ फिर वो लेटर ऑन जो है वो पाकिस्तानी पिचेस की तरह का वो बिहेव करती है और स्पिनर को भी थोड़ी मदद देती है, अगर फिंगर स्पिनर है या अच्छी ग्रिप भी करती है तो पाकिस्तान को ये सूट करती है। जोहान्सबर्ग की जो पिच थी वो उनकी कंडीशन को उनके प्लेयर को ज़्यादा सूट करती थी और वो जैसे प्लेयर जैसे फ़खर ने हिटिंग की जिनको पुल और हुक अच्छा है, इधर भी बॉल का बाउंस तो अच्छा ही आता है, कैरी करता है, बट उसकी निस्बत जोहान्सबर्ग की निस्बत इधर जो बॉल है वो थोड़ा कम सीम और स्विंग करता है। तो ये एक पाकिस्तानी प्लेयर को एडवांटेज है कि ऐसी कंडीशन हम पसंद करते हैं, हमारे बैट्समैन उस पर हिटिंग करना ज़रा आसान रहता है ऐसी कंडीशन के ऊपर। और हम उम्मीद और दुआ करते हैं कि आज का जो मैच है वो नहीं जीते, पाकिस्तान के नाम हो आज का मैच। थैंक यू सो मच इरफान, आपके तमाम तर तबसरे और तज्जिए का।